Hello and welcome to SKSR's UPSC. Today we will be starting with this series in which we will be discussing all the UPSC PYQs. ठीक है, हम सबको पता है PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है ये सबको पता है क्योंकि हर साल रिपीट होते हैं और पर्टिकुलरली एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये इस वीडियो में देखेंगे, कुछ भी इधर उधर की बात नहीं होगी। सिंपल सा बात है, विजन आईएएस का डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट ने पूरा ही अच्छे से रिसर्च करके हमें 10 साल के पीवाईक्यूज दिए हैं, इवन अलॉन्ग विद ट्रेंड एनालिसिस। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अगर अकेले बैठ के करोगे तो आपसे होगा नहीं। यूजुअली स्टूडेंट्स टायर्ड फील करते हैं और उसके बाद ये नहीं हो पाता है। सो देयरफॉर आई एम हियर टू हेल्प एंड दिस वीडियो इज सिंपली वन थिंग कि यहाँ पे कोई प्रचार नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपको एक काम करना है, आपको ये सोर्स डाउनलोड करना है। विजन आईएएस की वेबसाइट पे है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद इधर आप इसका प्रिंट आउट ले लो और आप इसको डायरेक्टली मेरे साथ खोल के पीडीएफ पढ़ते चले जाओ। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कुछ भी इधर उधर का पूरा नहीं उठाना है। सारा डॉक्यूमेंट याद नहीं होगा, 212 पेज का डॉक्यूमेंट है। कॉमन सेंस की बात है, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट याद नहीं होगा, वो भी एक का। और अगर आप देखो सारे पीवाईक्यूज 5 से 6 सब्जेक्ट्स के, तो हमारे 1000 पेज के आसपास कंटेंट हो जाता है। आई विल ट्राई कि हम इसको अगले 2 घंटे में फिनिश कर दें, ये 200 पेजेस को। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से, इधर उधर देखे बगैर, कोई ट्रेंड वगैरह कुछ नहीं देखना है हमें, बस क्वेश्चंस देखने हैं और वहां से हमें याद हो जाएगा सब चीज़ें। जो ट्रिक्स मैं बताऊंगा, जिस हिसाब से मैं चलाऊंगा, उस हिसाब से चलोगे तो बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, टाइम कम लगेगा और उसके साथ साथ चीज़ें याद भी हो जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हिस्ट्री में, पर्टिकुलरली एंशिएंट हिस्ट्री में, है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। दैट हमारा सबसे पहला अर्ली स्टोन एज स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक से। पैलियोलिथिक के 3 फेज है, अपर मिडल एंड लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, पेलियो का मतलब होता है दी स्टोन एज। ठीक है, अब पेलियोलिथिक, लिथिक तो होता है स्टोन, बट इसका नाम पेलियो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्टोन, बोन और वुड यूज हुआ करता था किस चीज में? अर्ली ह्यूमंस यूज इसको करते थे हंटिंग और गैदरिंग में। ठीक है, मिडल स्टोन एज इसको क्या बोलते हैं हम? मीजोलिथिक। ठीक है, अब मीजोलिथिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे माइक्रोलिथ्स डेवलप होते हैं। याद रखना है, यहाँ पे पेलियोलिथिक में जो टूल्स यूज होते थे वो टूल्स ऐसे थे कि जो अनफिनिश्ड, जिनमें फिनिश नहीं थी, जो शार्प नहीं थे, शार्पनेस उनमें नहीं थी। बट वहीं पे और बहुत बड़े टूल्स हुआ करते थे, साइज इनका बिग था। ठीक है, बट वहीं पे अगर आप मिडल और लेटर स्टोन एज देखो, जिसमें आप नियोलिथिक टाइम देखोगे, तो नियोलिथिक में एक और चीज डेवलप होती है, वो है एग्रीकल्चर। सो देयरफॉर यहाँ पे गंदे टूल्स, यहाँ पे बहुत अच्छे टूल्स, सोफिस्टिकेटेड टूल्स। हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, यही होगा यहाँ पे भी। ऊपर हंटिंग गैदरिंग, नीचे हंटिंग, फिशिंग एंड गैदरिंग। ठीक, हो गई कहानी खत्म। इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट्स होता है कहाँ पे? नियोलिथिक टाइम्स में। और उसके बाद चालकोलिथिक, मतलब यहाँ पे कॉपर आ जाता है। सो अभी तक हमारे पास यहाँ तक मेटल नहीं था, मेटल आया चालकोलिथिक में। इससे पहले हमारे पास बस स्टोन्स थे। यहाँ पे स्टोन्स गंदे, यहाँ पे स्टोन्स अच्छे, उसके बाद सेटल्ड एग्रीकल्चर, खत्म कहानी, आगे चलो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, 3300 टू 1300 बीसी। ऊपर अगर डेट्स याद भी नहीं रहते हैं चलेगा, नीचे का डेट याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसमें मच्योर पीरियड वाज फ्रॉम 2600 टू 1900 बीसी, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद डिक्लाइन एंड लेट हड़प्पा। मैं कहीं कहीं पे बोलूंगा डेट्स याद रखने हैं, वो वाले डेट्स याद रखने हैं। जहां मैं बोलूंगा नहीं याद रखने हैं, डेट मेंशन भी नहीं करूंगा, वहां छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैदिक पीरियड 1500 से 1600, ये डेट याद होनी चाहिए। इसमें अर्ली एंड लेटर। ठीक है, 1000 बीसी याद रखना है, 1000 से पहले अर्ली है, 1000 के बाद लेटर है। उसके बाद 600 से 300 महाजनपद, डेट याद रखनी है। 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वंस आर मगध, कुसाल, वत्स। बुद्धा और महावीरा दोनों ही प्रोपगेट करते हैं नए रिलीजन्स इसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में महाजनपद होते हैं। इसीलिए ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बुद्धा और महावीरा दोनों किस किस महाजनपद में थे, कहाँ कहाँ पे वो लोग थे, कौन कौन सा महाजनपद उनकी लाइफ से एसोसिएट है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का टाइम पीरियड याद होना चाहिए, 322 से लेके 185। और उसके बाद पोस्ट मौर्यस, अगर इसका टाइम पीरियड याद नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य पहला, दूसरा बिंदुसार, अशोका और बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ के बाद आता है पोस्ट मौर्यस और इसको फॉलो करते हैं शुंगा डायनास्टी। हमें डायनास्टीज याद होनी चाहिए। इन पोस्ट मौर्यन टाइम पीरियड में हमें डायनास्टीज याद रखनी है।
मौर्यन पीरियड में हमें रूलर्स का नाम याद रखना है। बिंदुसार, ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका और बृहद्रथ। ठीक है। बृहद्रथ was the one who unified Indian subcontinent, established the centralized administration and spread the Buddhism. It was under Ashoka. ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। शुंगा डायनास्टी की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंगा, he founded the शुंगा डायनास्टी after throwing the Mauryan rule. ठीक है। आई गेस यहाँ तक आपको सही लग रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आपको वीडियो में कुछ फीडबैक देना है, तो कोई इशू की बात नहीं है, आप दे सकते हैं, आराम से आप बात कर सकते हैं मुझसे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपके सारे फीडबैक्स लिए जाएंगे, उनको कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद अगले वीडियो में इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। ठीक है। पहली डायनास्टी शुंगा डायनास्टी, दूसरी डायनास्टी है कान्वा डायनास्टी, तीसरी है सातवाहन। ठीक है। इनके डेट्स अगर याद नहीं भी रहेंगे, हमें अराउंड एक फिगर याद रखनी है, वो है पोस्ट मौर्यस स्टार्ट होंगे कहाँ से, 185 बीसी से, और ये चलेगा 320 बीसी से लेके 185 तक। ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे पोस्ट मौर्यस में शुंगा, कान्वा, सातवाहन, उसके बाद महामेघवर्मन डिनास्टी, संगम पीरियड। ठीक है। इसके बाद आप वापस जाएंगे यहाँ पे, फिर आएंगे इंडो ग्रीक्स, इंडोसीथियंस, इंडो पार्थियंस, और लास्ट में आएगा कुषाण एम्पायर। कुषाण एम्पायर 1 से 3rd सेंचुरी मतलब एडी में था। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा दैट जो बाहर से लोग आए, चाहे वो इंडो ग्रीक्स थे, वो 180 बीसी से 180 बीसी ई के बाद आए हैं। इन्होंने यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ये आए, इंडो ग्रीक्स थे। इनका यहाँ पे फाउंडर जो था वो मिलिंद था, मिलिंद जिसको बोलते हैं। अब ये जो कहानी है ये आपने यूजुअली पढ़ी होगी, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। अगर आप इनको याद रखते हो तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स है। अगर आप नहीं भी याद रखते हो, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंटेंट पढ़ा हुआ है इन सब का। इसके बाद क्योंकि आपको ये सब चीज़ें इन डिटेल याद रखनी है, मगर मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ सिमुक कौन था, ही वॉज फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनास्टी। उसके बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन था, ही वॉज नोबो रूलर। सातवाहना जो है वो मैट्रिलिनियल अलायंस चलाते थे, वो मैट्रिलिनियल डायनास्टी थी, इट वाज नॉट पैट्रिलिनियल। सातवाहना क्यों मैट्रिलिनियल थी, क्योंकि यहाँ पे गौतमी पुत्र नाम है और सातकर्णी। अब समझो इस चीज को, दैट सातवाहना के बारे में 2-3 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब आप ऐसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, और आप इसको बस ये 2 पॉइंट्स पढ़ के सातवाहना डायनास्टी खत्म नहीं होगी। तो जो कंटेंट पढ़ा हुआ है वो तो पढ़ा है। यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है कि हमें बस 2 चीजें याद करनी है, एक है सीक्वेंस क्रोनोलॉजी और दूसरा है डेट। ठीक है। पोस्ट गुप्ताज, पोस्ट गुप्ताज में कौन कौन थे, मैत्रिकास, मखारीज, वकटकास, वर्धना। अब देखो यूपीएससी ने 2024 में 30 में क्वेश्चन पूछा था कि इस टाइम पीरियड में 750 के बाद से लेके 1100 तक, 750 से लेके 1100 तक कौन कौन से डायनास्टीज एस्टैब्लिश हुए थे। बस इतना पता होता कि वकटकास थे और इनके 3 हिस्से हो गए थे, और वही तीनों ने एस्टैब्लिश किया था, जिसमें हरिसेन भी एक थे, और वही तीनों ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है। 3 डायनास्टीज एस्टैब्लिश की थी। या वकटकास के बाद वर्धना डायनास्टी थी, और यही 2 डायनास्टीज थी। अगर इतना भी पता होता तब भी क्वेश्चन का आंसर बन जाता। सो देयरफॉर हमें क्या करना है, हमें ये क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि कौन सी डायनास्टी किस डेट के अराउंड आई थी, जस्ट अ रफ डेट। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन से 3 क्वेश्चंस आए हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये बताता है, मैं आपके लिए 2 सेकंड का टाइम दूंगा कि आप मुझे आंसर भी लिख के दो कमेंट सेक्शन में, विद रेफरेंस टू, हम साथ में पढ़ेंगे और आपको आंसर भी लिखना है इसी टाइम में। डिफरेंस बिटवीन द कल्चर ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस। ठीक है। ऋग्वेद और इंडस वैली पीपल के बीच में जो कल्चरल डिफरेंसेस थी वो क्या थी। आर्यंस के पास था कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट, जो वो यूज करते थे वॉरफेयर में। वेयर एज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे, दे डिड नॉट लीव एनी एविडेंस ऑफ यूजिंग एनी वॉरफेयर और यूजिंग मेल एंड हेलमेट। ठीक है। कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले यूज नहीं करते थे, हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सब लोग ने पढ़ी है। अगर आपने पढ़ा होता ऐसा कुछ है, तब मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो शायद आपको बता दिया गया होता, शायद आपने पढ़ा होता, और शायद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की आर्मी और मिलिट्री के बारे में भी पढ़ा होता, और यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद
ऋग्वेद आर्यंस न्यू gold, silver, copper, while as Indus Valley people only knew copper and iron. अब मुझे ये बताओ, देखो कॉपर तो हमें समझ में आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन चालकोलिथिक टाइम की थी, बट क्या उनको आयरन पता था? अगर उनको आयरन पता होता तो वो पहले ही माइग्रेट कर लेते और वो गैंगेटिक वैलीज में आ जाते। ठीक है। Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having aware of these animals. ठीक है, domestication of horse ऋग्वेदास में था, but there is no evidence of Indus Valley civilization. ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इससे पहले भी पूछा हुआ है। ये PYQ है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को हॉर्स के बारे में पता था या नहीं पता था। सो देयरफॉर अगर हम देखें, आंसर इज सी, क्योंकि पहला स्टेटमेंट मैंने बोला था कि अगर आपने पढ़ा होता, अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ी और एक ऐसा एस्पेक्ट डिफेंस का कोई भी नहीं छोड़ेगा, कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं छोड़ेगी, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये यूजुअली नॉलेज से पता होना चाहिए था। मतलब आप समझे नहीं कि अगर आपको नहीं पता है ये चीज, इसका मतलब ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कुछ वॉरफेयर के बारे में होता इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो हमने पढ़ा होता। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिफेंस की चीजें नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे डिफेंस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, वॉरफेयर से रिलेटेड चीजें नहीं थी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? आर्यंस के बारे में ये पढ़ते हैं कि वो लोग आए थे, उनने इन्वेजन किया था। इन्वेजन जो आर्मी करती है उनके पास हथियार होने चाहिए। दैट इज व्हाई वन इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि आयरन का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि आर्यंस को पता था, वो इंडस वैली पीपल को नहीं पता था। अगर उनके पास आयरन होता तो वो पूरे जंगल काट देते, वो गैंगेटिक वैली में पहुंच गए होते। So therefore second statement is wrong, third statement is correct. ठीक है, आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3। अब आप देखो यहाँ पे ये लोग एलिमिनेशन भी बता रहे हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन में भी वही लिखा हुआ है। ठीक है, डिड नॉट possess द नॉलेज ऑफ आयरन। एक्सप्लेनेशन में ये देखना है दैट whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence, ये सही है बिकॉज वेरियस मटेरियल्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज करती थी, इट वाज स्टोन्स, कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, metals like copper, bronze, gold and shell fions and terracotta और burnt clay, ये सब चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। ठीक है, and they were cemented together. Some of the stone with gold caps was there, was ignorant of iron metal, and it was made mainly a bronze culture. Hence the statement 2 is not correct. ठीक है, चलो, ये हॉर्स वाला स्टेटमेंट आज तक बहुत बार पूछा गया है, ये सबको ही पता है। चलो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हरप्पन्स एंड वैदिक कल्चर। हरप्पन्स 2600, 1900, 1500, 100 BC, 1000 BC, वाइडर जोग्राफिकल एरिया इंक्लूडिंग द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। बल्कि ये जो था ये इंडस, ये पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी, जबकि ये रूरल कल्चर था। ठीक है, पीपल यूज्ड प्लांट हाउसेस, बेक ब्रिक्स, वाइल एज इनको कोई नॉलेज नहीं थी अर्बनाइजेशन की। इनको मड और बैम्बू लीव्स से ही घर बनाने थे, ये लोग झोंपड़ियों में रहते थे। उसके बाद इनका आइकन एंड नेचर वर्शिप था। क्यों? क्योंकि ये लोग पशुपति सील पे हमने देखा, मदर गॉडेस हमने देखी, एनिमल्स हमने देखे, स्नेक एंड नेचर देखा कि ये इन सब चीजों की पूजा करते थे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, यहाँ पे टेम्पल नहीं थी। जबकि ये आर्यंस, इंद्रा, वरुण और अग्नि, ये तीन इनके मेन गॉड्स थे। देयर इज नो एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप एंड टेम्पल, यहाँ पे भी आइडल वर्शिप और टेम्पल हमें नहीं मिलता है। प्लस एक और चीज, इनके पास आयरन नहीं था और ये लोग कॉपर एंड गोल्ड दोनों यूज करते थे, और उसके बाद इनने आयरन भी यूज किया। ठीक है, इनको हॉर्सेस का नहीं पता था, इनको हॉर्स का भी पता था और इनको काउ का भी पता था। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट थे। हॉर्स पे ये लोग लड़ते थे और काउ की ये लोग पूजा करते थे। मोर एडवांस्ड इन आर्ट ऑफ राइटिंग, though script was pictographic and not has been not deciphered yet। इनका स्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक था और बोस्ट्रोफेडॉन, बोस्ट्रोफेडॉन मतलब ये ऐसे राइट से लेके लेफ्ट भी लिखा जा सकता है और इसको लेफ्ट से लेके राइट भी पढ़ा जा सकता है। दोनों तरीके से पढ़ोगे तो दोनों तरीके से पढ़ने पे मतलब सेम ही होगा। पॉटरी वॉज ब्लैक एंड रेड वेयर, पॉटरी वॉज पेंटेड ग्रे वेयर। ये याद रखना है, पॉटरी में डिफरेंसेस क्या क्या थे। वैदिक पीपल को लिखना नहीं आता था। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी नॉलेज था इट वाज ट्रांसमिटेड ओरली।
ठीक है, एक दूसरे को सुना सुना के, याद करके एक दूसरे को बताते थे और याद करते थे। दे वेर पीस लविंग, इसीलिए इनके पास प्रिमिटिव आर्मी नहीं थी। ये लोग वॉरफेयर करते थे और ये लोग के पास आर्मर था। क्वेश्चन नंबर 2019 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हरप्पन साइट? कौन सी हरप्पन साइट नहीं है? सोगुरा हरप्पन साइट नहीं है। हरप्पन हेरिटेज में हमें ये सारे एलिमेंट्स मिलते हैं। ये डांसिंग गर्ल है, इसके साथ साथ ये वेसल, ये हमें एक ऐसा वेसल मिलता है जिसमें छेद हुए थे और इसमें बोला जाता है कि सोमा जो वो ड्रिंक बनाते थे और सोमा भगवान की जो वो पूजा करते थे वो इसमें बनाया जाता था और उसको स्ट्रेन किया जाता था। उसके साथ साथ बहुत सारा टेराकोटा हमें मिलता है। ठीक है, लिविंग इट असाइड, सोहगोरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एक साइट, ये यूपी में है। यहाँ पे हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मौर्यन पीरियड के हैं। क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि सोहगुरा के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आप देखोगे कि आगे जाके सोहगुरा दोबारा से यूज़ करेगा यूपीएससी और एक और क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, द इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन प्राकृत, इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, याद रखना है। प्राकृत लैंग्वेज ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स अ रॉयल डिक्री दैट ग्रेन्स stored in granary and this should be distributed carefully. It is supported to be suggestive of precautions taken in the time of famine. ठीक है, तो मतलब क्या है इस चीज़ का? इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि बादशाह ने ये ऑर्डर दिया था कि जितने भी ग्रेन्स हैं उनको एक जगह स्टोर करके रखो, एक ग्रेनरी में बनाओ और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करो केयरफुली। ये भी तब जब ऐसी कोई आफत आएगी, जब हमारे पास कहत सारी होगी, जब हमारे पास खाना नहीं होगा, उस टाइम पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये सोहगुरा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस इमेज से हमें याद रह जाएगा, इसके बाद कुछ और ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। डन। एक और चीज़, कोड डिजी के बारे में ऊपर एक ऑप्शन है कोड डिजी का, यहाँ पे देखो 3-4 ऑप्शन है हमारे पास। चान्होदारो, कोट डिजी और देसलपुर तीनों ही हड़प्पन साइट्स है। सोहगुरा हड़प्पन साइट नहीं है। अब देखते हैं कोट डिजी के बारे में। ये एक हड़प्पन साइट है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? सिंध पाकिस्तान में एक जगह है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे लोकेटेड है। ये कहाँ डिस्कवर हुई थी? 1955 में डिस्कवर हुई थी और इसको डिस्कवर करने वाले पाकिस्तान के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था अहमद हसन दानी। ठीक है, द साइट इज फेमस फॉर इट्स वेल प्लान्ड स्ट्रीट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड हाउसेस। कोड डिजी अगर यूपीएससी ने एक बार यूज किया है तो दोबारा भी यूज कर सकता है और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पर्टिकुलरली ये वाला जो मैप है, ये वाला मैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैप एनसीईआरटी से लिया गया है, नई वाली एनसीईआरटी से लिया गया है। अब इस मैप में हमें याद क्या रखना है, मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। सबसे पहला याद रखना है सूत का गेंदौर। ठीक है, सूत का गेंदौर क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट सिटी है किसकी? हमारी पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद याद रखना है आलमगीरपुर। ठीक है, ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट सिटी है। उसके बाद हमें याद रखना है यहाँ पे एक और सिटी यहाँ पे है हमारे पास, जो सबसे नीचे है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हमें मंडी एक और सिटी है यहाँ पे। हसाइट ये जम्मू में। ठीक है, मांडा जिसका नाम है, दैट इज द नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ दिस आर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये 5-6 साइट्स है जो हमें याद रखनी है। उसके बाद हमें एक और चीज़ याद रखनी है, वो है कि देसलपुर, जो यूपीएससी ने पूछा, पीवाईक्यूज में आ गया, ये कहाँ लोकेटेड है? ये गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या याद रखना है? दैट यहाँ पे भी बहुत अच्छी प्लानिंग हुई थी, जैसे बाकी सारे सिटीज़ में हुई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आर्टिफैक्ट्स जो यहाँ पे मिले थे वो भी वैसे ही थे जैसे नॉर्मल बाकी सारे साइट्स में मिले थे, वही सब यहाँ पे भी मिला था। पॉटरी, सील्स, बीड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ये हर जगह मिलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है। देसलपुर गुजरात में है। चान्हो दारो कहाँ पे है? मतलब ये इंडिया में है। ठीक है, यूपीएससी अगर पूछ सकता है क्वेश्चन तो वो ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान में कौन सी साइट्स है और इंडिया में कौन सी साइट्स है। हमें एटलीस्ट इंडिया वाली याद होनी चाहिए, पाकिस्तान वाली अगर याद नहीं भी होती है कोई दिक्कत नहीं है, हमें इंडिया का एग्जाम देना है। It is an archaeological site belonging to Indus Valley Civilization. It is a site is located in 130 kilometers south of Mohenjo-daro. कहाँ पे लोकेटेड है? 30 किलोमीटर्स साउथ ऑफ मोहनजोदारो पाकिस्तान। तो कहाँ पे लोकेटेड है छानूदारो? अगर आप देखें मैप पे। ठीक है,
ये है हमारी साइट छानू, ठीक है, मोहनजोदारो के नीचे। मोहनजोदारो ये रहा, और यहाँ पे हमारी साइट है चान्होदारो, ठीक है। अब ये जो चान्होदारो वाली साइट है, इसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे है कराची, और इसके नीचे है धोलावीरा, और उसके नीचे है देसलपुर, ऊपर है कोट डीजी। अब यहाँ पे बहुत ही प्रोबेबल एक क्वेश्चन बनता है यूपीएससी का, कि अब इन साइट्स को नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। वो क्या है? कोट डीजी, मोहनजोदारो, छानूदारो, धोलावीरा और देसलपुर। सो देयरफॉर यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। बहुत ही आसान तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एक एक्रोनियम बनेगा यहाँ पे, के एम सी डी डी, ठीक है, के एम सी डी डी, डन। बस इतना याद रखना है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पूछी गई है, ये साइट्स ऑलरेडी पूछी गई है, तो हो सकता है इन्हीं साइट्स के आसपास एक और क्वेश्चन बन जाए। धोलावीरा पूछा गया है, देसलपुर पूछा गया है, बाकी सब साइट्स भी पूछी गई, तो इसीलिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया था, ये भी हमें वाटर हार्वेस्टिंग रिजर्वायर्स के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ पे हैं वाटर हार्वेस्टिंग रिजर्वायर्स। धोलावीरा में है, और हमें ये भी याद रखना होगा कि धोलावीरा को अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला था 2022-23 में, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। 3000 से लेकर 1500 बीसी में द सदर्न सेंटर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ये खादिर आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है, ये याद रखना है। खादिर आइलैंड कहाँ पे है? वो रन ऑफ कच्छ में है, और रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। ये डिस्कवर की थी एक हमारे ही आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोश, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। Unlike some of the other Harappan sites which were divided into two parts, Dholavira was divided into three parts. ये इसका यूनिक एक चीज़ है कि यूजुअली हरप्पन साइट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता था, अपर सिटाडेल, अपर टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है। अपर टाउन एंड लोअर टाउन, दोनों ही टाउन्स, कुछ सिटीज में दोनों टाउन्स के इर्द गिर्द वॉल होता था, और दोनों सब टाउन्स को बॉर्डर करता था वॉल से, स्टोन वॉल होता था। बट कुछ सिटीज में अपर टाउन में वॉल होता था और लोअर टाउन में वॉल नहीं होता था। जबकि धोलावीरा जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड था, ईच पार्ट वाज सराउंडेड बाय मैसिव स्टोन वॉल्स। यहाँ की एंट्रेंसेस, गेटवेज, they were also very large open areas in settlement where the public ceremonies could be held. इसके साथ साथ कुछ और फाइंडिंग्स भी हमें जो यहाँ पे मिली है धोलावीरा में, तो यहाँ पे हमें लार्ज स्टोन कट रिजर्वायर्स मिले हैं। यहाँ पे हमें साइनेज मिला है, वर्ल्ड का सबसे पुराना, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइन बोर्ड्स मिले हैं हमें, ठीक है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट साइन बोर्ड्स मिले हैं। उसके साथ साथ धोलावीरा जो है, यहाँ पे दो सीजनल स्ट्रीम्स बहती है, मतलब दो पानी की नदियाँ बहती है यहाँ पे, एक का नाम है मानहर, दूसरे का नाम है मानसर, दोनों याद रखनी है। ये प्रोवाइड करती थी पानी किसको? धोलावीरा के वॉल्ड सिटी को। जो धोलावीरा का पानी था वो यहाँ से आता था, और इसीलिए जो ये पानी इन दो रिवर से आता था, इसको यूज़ किया जाता था ताकि यहाँ पे अवेलेबल हो जाए ग्राउंड वाटर का सोर्स। इसको यूज़ किया जाता था, इसको रिजर्वायर्स में स्टोर किया जाता था, और उसके बाद ईस्टर्न एंड सदर्न फोर्टिफिकेशन हो गया। और उसके साथ साथ एक और चीज़ याद रखनी है, दैट डैम्स यहाँ पे बनाए जाते थे। और डैम्स अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पिक्चर है डैम्स का, और दिखाया जा रहा है कि कैसे धोलावीरा में वाटर रिजर्वायर्स, बहुत ही बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर्स पाए गए। डन। चलो, उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो आप कालीबंगन के बारे में, राखी गढ़ी और लोथल के बारे में पढ़ सकते हैं। दो तीन पॉइंट्स जो मैं बताऊंगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स और उनका क्लस्टर एक मिला था, ठीक है। ब्लैक बैंगल्स का एक क्लस्टर मिला था। ये घग्गर रिवर के ऊपर लोकेटेड है, जो कि राजस्थान में है। सिटाडेल यहाँ का कॉम्प्लेक्स था एट कालीबंगन। यहाँ पे अगर आप देखें, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म भी मिला था, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे वेल, पाथ और बाद बेदिंग के लिए पेमेंट भी मिला था, और यहाँ पे हमें फायर और टार्स मिले थे। तो एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ये
वन ऑफ द 5 नोन बिगेस्ट टाउनशिप्स जो हरियाणा हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं उसमें से एक है। जैसे जितनी बड़ी ये हड़प्पा है उतनी ही बड़ी राखीगढ़ी भी है। द अदर 4 हड़प्पा, मोहनजोदारो, धनवेरीवाला पाकिस्तान में है, धोलावीरा गुजरात में है। ये जो साइट है हमारे पास राखीगढ़ी, ये सरस्वती रिवर पे लोकेटेड है। ठीक है। अब सरस्वती रिवर पे लोकेटेड है तो सरस्वती रिवर यूपीएससी ने भी पूछा है। इसके बाद दोबारा से क्वेश्चन आया है सरस्वती रिवर के ऊपर, एक और क्वेश्चन आया था। ठीक। सम 27 किलोमीटर्स अवे, और यहाँ पे आपको मड ब्रिक बर्न्ट ब्रिक दोनों ही मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पे एक एरिस्टोक्रेटिक सेटलमेंट भी मिला है। ये एक नई चीज है जो हम याद रख सकते हैं। 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं राखीगढ़ी के बारे में। लोथल के बारे में हमें क्या याद रखना है? इट इज लोकेटेड बिटवीन साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो देयरफॉर जो लोथल है, लोथल कहाँ पे लोकेटेड है? साबरमती रिवर। ठीक है। लोथल कहाँ पे लोकेटेड है बाबा? साबरमती रिवर, याद रखना है ये बात। और एक और चीज याद रखना है, साबरमती रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भोगावा, जो कि लोकेटेड है सौराष्ट्र गुजरात में। तो लोथल भी कहाँ पड़ेगा? सौराष्ट्र में। एक और चीज याद रखना है दैट दिस इज रफली अ ट्रेपेजॉइडल बेसन। ठीक है। तिकोना बेसन है ये, जहाँ पे लोथल लोकेटेड है। और ईस्टर्न एज ऑफ द साइड, अगर आप यहाँ पे देखो इस लोथल के ईस्टर्न साइड पे, ईस्टर्न एज पे, ठीक है, ये लोथल है। देखो ये लोथल साइड है। और ध्यान से देखोगे तो ये जो ये एरिया है यहाँ पे एक डॉकयार्ड बना हुआ था। ठीक है। और यहाँ से शिप्स निकलते थे, यहाँ से राइस लोड होता था और वो एक्सपोर्ट होता था। तो ये चीज़ें याद रखनी है लोथल के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। रोपर, रोपर का सबसे यूनिक चीज़ याद रखना है कि ये पहली ऐसी साइट है, अगर आप देखें, रोपर हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द साइट where the remains of Harappan civilization were excavated for the first time in post partition India। कि ये जो साइट है ये तब पता चली जब पार्टीशन हो गया था। मोहनजोदारो का मतलब ये होता है माउंड ऑफ डेड। ठीक है। माउंड ऑफ डेड क्यों इसको नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी हमें छोटी सी एक छोटा सा एक माउंड मिला था, टीला मिला था, टीला जिसको हम बोलते हैं मजनू का टीला, अगर किसी को पता होगा, रेत का टीला अगर किसी को पता होगा, वैसा टीला मिला था। और उस टीले को ही बोलते हैं माउंड ऑफ डेड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज हमें एक जगह पे मिली थी। ये पाकिस्तान सिंध में है, सो नो वंडर कि आपको डेड बॉडीज मिलेंगी। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाई R.D. बैनर्जी। Mohenjo-daro, like the contemporaries like Kalibangan and Harappa, this was also divided into 2 parts। कौन कौन सा पार्ट? वही अपर एंड लोअर स्टाडल जो हमें पता है। ये जो सिटी है यहाँ पे 900 स्क्वायर फुट ग्रेट बाथ है, 900 स्क्वायर फुट का ग्रेट बाथ है यहाँ पे। कहाँ पे? मोहनजोदारो में। और 700 वेल्स है। सो देयरफॉर ग्रेट बाथ जो है वो रेक्टेंगुलर है। और ये एक पब्लिक पूल है विच इज सिचुएटेड इन द सिटाडेल। ठीक है, सिटाडेल के अंदर सिचुएटेड है ये। अदर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है, ग्रेनरी यहाँ पे मिली है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला है, पशुपति सील मिला। और उसके बाद जो बियर्डेड मैन हमें मिला है जिसके ऊपर वो शॉल बना हुआ है, और जिस शॉल के ऊपर ऐसे ट्री फॉइल पैटर्न बना हुआ है, ऐसे ये 3 वाला पैटर्न बना हुआ है जिसपे 3 पत्तियां होती है फूल पे, वो वाला पैटर्न मिला हुआ है वीव। और हमें यहाँ पे कॉटन का एक कपड़ा भी मिला है। कपड़ा एज इन नहीं, कपड़े का रिमेन मिला है। ठीक है। सो देयरफॉर मोहनजोदारो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। ठीक है, इसको याद रखना है। हड़प्पा, हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट व्हिच वाज एक्सकेवेटेड इन 1921 बाय दया राम साहनी DRS। एंड यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, ये एक मेजर अर्बन सेंटर था। याद हो गया। Surrounded by extensive walls, it is located in Punjab province, Pakistan, on an old bank of the river Ravi। कहाँ पे लोकेटेड है? रावी रिवर, पंजाब प्रोविंस। अब समझो इस चीज को कि ये जो डॉक्यूमेंट हम रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे बस हमारा, हाँ, PYQ रिवाइज नहीं हो रहा है, PYQ के साथ जो पूरा रिसर्च है वो सारा रिसर्च साथ में हो रहा है। तो अभी हमें रिकॉर्ड करते हुए हो गए हैं 30 मिनट। और 30 मिनट में हमने अगर देखें, आधे घंटे में 18 पेज निपटा दिए हैं। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा।
और अगर आप देखो तो अकेले में अगर आप बैठते हो पढ़ने के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि अकेले में हम कभी भी इतना ज़्यादा पढ़ पाते हैं, क्योंकि यूजुअली मैंने भी देखा है जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो इतना पढ़ाई नहीं होता है, इतनी तेज़ स्पीड के साथ हम नहीं चलते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट को शायद 10 बार पढ़ा होगा खुद से भी, तो 2-3 बार मैंने इसको पढ़ लिया है। अब मैं इसको इसलिए हाईलाइट नहीं करके रखा हूँ क्योंकि आपको फिर फोमो हो जाता है कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट नहीं इंपॉर्टेंट है। ये कैसे समझ में आएगा? सर ने तो आराम से बैठ के पूरा हाईलाइट करके बताया है। मैं भी आपके सामने पढ़ रहा हूँ, मैं भी आपको आपके सामने ही बता रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ठीक है, आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इसी को बोलते हैं। 2016 में क्वेश्चन पूछा है, Who of the following had first deciphered the edicts of Ashokan Empire? अशोकन एम्पायर के एडिक्ट्स पहली बार किसको मिले थे? जेम्स प्रिंसेप को मिले थे। तब तक तो हमें पता ही नहीं था, अशोकन एम्पायर से पहले भी कुछ चल रहा था। जेम्स प्रिंसेप 1837 में आए, who succeeded in deciphering an ancient script inscription on a large stone pillar in Delhi, which was the edict of Emperor Ashoka. जेम्स प्रिंसेप वॉज द वन जिसने डिसाइफर किया और बताया कि अशोका के नाम से यहाँ पे कोई एम्पेरर हुआ करता था और उसकी ये लैंग्वेज है, और उसके बारे में हमें चीज़ें बताई। सोर्स थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ मेंटरशिप में कि भैया जो भी आ रहा है मेरे पास, जितने भी बच्चे आ रहे हैं करीब करीब आज इस टाइम 2026 के प्रीलिम्स के लिए कम से कम 2026 के प्रीलिम्स के लिए कम से कम 150 से ऊपर ऊपर बच्चे हैं। 150 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ प्रीलिम्स प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब जितना मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कर रहे हैं। मतलब आप सब लोग भी जानते ही हो, तो मैं ये बताने वाला हूँ बस कि देखो भैया, जो हमारी एनसीईआरटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था, बट ऐसे एलिमिनेशन इस क्वेश्चन पे नहीं लगता है। तो मैं ये तो कभी नहीं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन पे एलिमिनेशन लगेगा, इस क्वेश्चन पे एलिमिनेशन नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए जेम्स प्रिंसेप एक ऐसा नाम है जो हिस्ट्री में सबको पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो गलत कर रहा है, उसने गलत हिस्ट्री पढ़ी है, उसको पता होना चाहिए। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स inscriptions in Run Yo Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone patriot of Ashoka? ठीक है, कौन सा ऐसा रिलीफ स्कल्पचर है जहां पे इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है, अशोका का नाम लिखा हुआ है एज रन्यो अशोका, मेंशन अलोंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, जहां पे अशोका का एक स्टोन पोर्ट्रेट भी है और उसके साथ साथ उसका एक इंस्क्रिप्शन भी है जहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, यूपीएससी ने करीब करीब पिछले 10 साल में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे हैं अशोका रॉक एडिक्ट से। 13 रॉक एडिक्ट्स हैं अशोका के, और माइनर और मेजर दोनों ही रॉक एडिक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ल्यूसेंट की किताब खोल लेना, वहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो कौन सा है? कंगनहाली इंस्क्रिप्शन है। अब ये कंगनहाली इंस्क्रिप्शन के बारे में समझते हैं। ये एक 3 किलोमीटर दूर कर्नाटका में एक जगह है सन्नाटी। ठीक है, कंगनहाली सन्नाटी से 3 किलोमीटर दूर है कर्नाटका में। अब यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है कंगनहाली इंस्क्रिप्शन, और ये लिखता है किसके बारे में? अशोका के बारे में। दैट अशोका वाज द किंग अशोका, रन्यो अशोका इज द किंग अशोका। ठीक है, अशोका हैज बीन डिपिक्टेड एट अदर प्लेसेस आल्सो, जैसे सांची और अमरावती की स्तूपा में, सांची और अमरावती के इंस्क्रिप्शन में भी अशोका नाम आया है। बट कंगनहाली में अशोका नाम के साथ, इस इंस्क्रिप्शन के साथ हमें एक स्टोन पोर्ट्रेट भी मिलता है, which is considered to be the only surviving image of अशोक। ठीक है, तो अब ये यूनिक फैक्ट हो गया, ये यूनिक फैक्ट हमें पता होना चाहिए। और ये लिखा कहाँ है? भूपेंद्र सिंह में लिखा हुआ है। तो दो चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, या तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और उसके बाद एक अच्छा सोर्स पढ़ना है। आप ऐसे कोई लोकल सोर्स नहीं पढ़ सकते। पानी पिया जाए। In this inscription, the emperor is mentioned by the name, unlike elsewhere where he is referred to as Devanam Piya और पियादासी, beloved of gods। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? मास्की में। और अभी देखना आगे यूपीएससी ने मास्की के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये सन्नाटी कंगनहाली स्तूपा है कर्नाटका में, और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अशोका का इमेज भी है, ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे देखो, देवनाम पिया अशोका।
ठीक है, ये कहाँ पे मेंशन्ड है? देवनाम्पिय मास्की के माइनर इंस्क्रिप्शन में, जो छोटा इंस्क्रिप्शन रायचूर में पाया गया, इसका नाम ही है मास्की इंस्क्रिप्शन। अशोका के मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट्स के बारे में अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट्स, मैप बना हुआ है। मैप की ज़रूरत नहीं है और ये भी ज़रूरत नहीं है कि आप हर एक को याद रखो, बट हाँ मेजर वाले याद रखने हैं। यरागुडी, सन्नाटी, जोगाड़ा, धौली, उसके बाद आराराज, लौरिया, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, मेरठ, खलसी, तोपरा, मानसेरा, शहबाजगढ़ी, कंदहार, गिरनार, सोपारा और लास्ट में इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद और मेरठ। डन। इसको ऐसे सर्कल में याद रखोगे तो ज़्यादा याद रहेगा, तरीके से याद रहेगा। ठीक है, बाहर, इंडिया से बाहर अगर आप देखो तो शहबाजगढ़ी और कंदहार है। कंदहार जो कि ग्रीक में है, कंदहार इंस्क्रिप्शन ग्रीक लैंग्वेज में पब्लिश किया गया है। बाकी जो माइनर एडिक्ट्स है, अगर नहीं भी याद रहेगा इनका नाम, बट एटलीस्ट वो जो है इम्पोर्टेंट वाले उनका नाम याद रहना चाहिए। जैसे इसमें एक है हमारे पास मास्की वाला। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कौन से हैं? तो मैंने बोला आप एक बार ये देख लो, आप एक बार जाके ल्यूसेंट देख लो, उसमें बहुत टाइम से ये चीज़ मेंशन्ड है और वहीं से क्वेश्चन आया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि कंगनहाली का क्वेश्चन भी आया था शायद वहीं से। Who among the following rulers advised his subjects through this inscription? Advised his subjects through this inscription. कौन सा इंस्क्रिप्शन है ये? इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है Whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. कौन सा ऐसा भगवान है, कौन सा ऐसा राजा है जिसने अपने सब्जेक्ट्स को, अपने लोगों का, अपनी प्रजा को ऐसा बोला कि एक दूसरे के धर्म के ऊपर ब्लेम गेम मत खेलो। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो इंक्लाइंड था वो तो अशोका था, हर्षवर्धन तो उसके बाद आया, उसने तो ओवरटेक किया, समुद्रगुप्त नहीं था, इसको नेपोलियन बोलते हैं। ठीक है, नेपोलियन बोलते हैं। कृष्णदेवराया भी नहीं था, इट वॉज अशोका ओनली। ठीक है, अशोका इज नोन टू बी सेक्युलर एंड टॉलरेंट। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु स्पोक टू हिज पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। वो इंस्क्रिप्शन के थ्रू बातें करता था, वो ये बताता था कि धम्म की पॉलिसी, वो इंस्क्रिप्शंस क्या थे असल में उसकी, वो धम्म की पॉलिसी क्या थी असल में उसकी, कि लोगों को ये बताना। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, छठी क्लास की एनसीईआरटी आवर पास्ट वन, पेज नंबर 73 पे ये लिखा हुआ है द एम्परर हु गेव वॉर, वहां पे लिखा हुआ है अशोका के बारे में। सो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि यार दो चीजें जरूरी है पढ़ना, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। एनसीईआरटी प्लस एडवांस बुक्स। ठीक है, एटलीस्ट ये दो चीजें पढ़ना जरूरी है। अगर नहीं पढ़ा है तब तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जब लास्ट मोमेंट पे कुछ नहीं किया है तब कुछ और कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वेरीफाई करके ही मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, और जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ वही वही करना है। चलो, 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स अशोका के। पहला एडिक्ट बोलता है एनिमल्स की किलिंग मत करो। दूसरा एडिक्ट बोलता है सोशल वेलफेयर होना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तीसरा, ऑफिशियल्स के बारे में, इंस्पेक्शन टूर्स बाय ऑफिशियल्स टू इंस्ट्रक्ट पॉपुलेशन इन धम्मा, डिक्री कंसर्निंग नॉन वायलेंस, राइट बिहेवियर, instructions to do good to all, compassion to convicts and their families, effective administration, religious tolerance, importance of self-control, purity of heart, Dhamma yatras, propagating Dhamma and gifting Brahmanas, old aged people, इनको गिफ्ट दे दो। डिक्री ऑन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेरेमनीज को कैसे करना है, पूजा कैसे करनी है, रिचुअल्स कैसे करनी है, शादी कैसे करनी है, बच्चा हो गया तो मुंडन कैसे करना है, अचीवमेंट्स ऑफ ग्लोरी only through propagation of Dhamma, explanation of Dhamma through various values such as generosity, compassion, non-violence। मतलब क्या है इस चीज़ का, कि जब आप पूजा करो, जब आप रहो, धम्मा का पॉलिसी का मतलब क्या है कि आप हर बार जेनरस रहो, सबको ऐसे बांटते फिरो, जो आपके पास है उसको बांट दो, कंपैशन दिखाओ सबको, कोई पेन में है तो उसके दर्द का निवारण करो। डिक्री कंसर्निंग रिलीजियस टॉलरेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट अमंग एडहेरेंट्स डिफरेंट फेथ्स, decree concerning Kalinga War and its impact on Ashoka's acceptance of Dhamma। तो हाँ, कौन सा एडिक्ट है ये? 13 नंबर एडिक्ट। 13 नंबर एडिक्ट हमें बताता है कि अशोका ने एक्सेप्ट किया था धम्मा और कलिंगा का इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या था।
और लास्ट में है एडिक्ट नंबर 14 जो हमें बताता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के बारे में। ठीक है, ये 2 एडिक्ट्स हैं जो पॉलिटिकल हैं इन नेचर। रेस्ट जितने भी एडिक्ट्स हैं 1 से लेके 12 तक, ये सारे एडिक्ट्स लोगों के बारे में हैं और लोगों के लिए हैं कि लोगों को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यही याद रखना है, लोगों को अच्छे से रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो, सबको एक दूसरे को इज्जत दो, कंपैशन दो, यही सब करना है। ठीक, एक और क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, साइट ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट्स, कौन कौन सा एडिक्ट मेजर रॉक एडिक्ट। ठीक है, धौली उड़ीसा में है, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जोगाड़ा मध्य प्रदेश में है, कलसी कर्नाटका में है। देखो ऊपर है मैप दिया हुआ। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, धौली उड़ीसा में है। ठीक है, जोगाड़ा आंध्र प्रदेश में है, ऊपर ही देखा था, जबकि ये लिख रहा है जोगाड़ा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जोगाड़ा, यहाँ पे कोस्टल सिटी। ठीक है, चलो हो गया, तो बी इज दी आंसर। कलसी और इर्रागुड़ी, इसको देखना पड़ेगा हमें। अगर आप देखें 14 मेजर रॉक एडिक्ट से जो हमने अभी तक देखे, कंदहार वाला जो है वो सब अफगानिस्तान में है। हाँ, ओनली पोर्शन ऑफ द रॉक एडिक्ट 12 एंड 13 जो बचा हुआ है। शहबाजगढ़ी कहाँ पे है, पेशावर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान। ये छोड़ के इसके बाद अगर आप देखें मानशेरा, ये भी पाकिस्तान में है। कलसी उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है, मुंबई सोपारा ये थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। उसके बाद धौली ओडिशा, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स 1 एंड 2 रिप्लेस मेजर रॉक एडिक्ट 11 एंड 13। जोगाड़ा उड़ीसा में है। ठीक है, तो जोगाड़ा आंध्र प्रदेश में नहीं है, उड़ीसा में है। इर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश में है, सन्नाटी गुलबर्गा कर्नाटका में है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं आपको, ये एक टोटली यूनिक क्वेश्चन था, पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था। बट इस क्वेश्चन में ना एक बहुत ही अच्छी चीज थी कि आपको ये समझना था कि ये ना आराम से एलिमिनेशन से हो सकता था, लॉजिक से हो सकता था, एलिमिनेशन लगाने की जरूरत नहीं थी, लॉजिक लगाने की जरूरत थी। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, के स्टेट या जुडिशरी स्लेवरी एनफोर्स कर सकती थी। ठीक है, ऐसा ही एक सिमिलर प्रोविजन हमारे यहाँ आर्टिकल 23 में दिया हुआ है। ठीक है, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ अ जुडिशियल पनिशमेंट, स्टेट कैन एनफोर्स पीपल टू डू फ्री लेबर, और वो विदाउट सैलरी काम करवा सकता है स्टेट। ठीक है, फोर्स लेबर, डू यू अंडरस्टैंड। बट यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर विलेज में एक कम्युनिटी टैंक बन रहा है तो क्या हम लोगों को फोर्स कर सकते हैं, क्या पंचायत लोगों को फोर्स कर सकती है कि आप लोग आओ सब लोग काम करो। वहां पे एक चीज थी जो इस आर्टिकल 23 से बाहर थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन पेपर में। नेक्स्ट, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री। ठीक है, if a son born to female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of master son। देखो मुझे एक चीज बताओ, ये बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स है। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स है कि कब एक स्लेव को फ्रीडम मिलेगा। ये दोनों चीजें किसके बारे में है, फ्रीडम के बारे में। और ये चीज किसके बारे में है, स्लेवरी एनफोर्स करने के बारे में। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, सबसे छोटा स्टेटमेंट और सबसे वेग स्टेटमेंट कौन सा है कि किसी भी पर्सन को पनिशमेंट हो सकती है कि उसको स्लेव बना दिया जाए। अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, जुडिशियल पनिशमेंट की वजह से उसको स्लेव बना दिया जा सकता है। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा स्टेटमेंट है और इसको समझो, इस चीज को जुडिशरी न्याय करने के लिए थी, ना कि अन्याय करने के लिए। एक स्लेव बनाना नहीं था, स्लेव को आजाद करना था। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स पूछ रहा है आपसे। अगर ये स्पेसिफिक डिटेल्स कहीं पे लिखी नहीं थी तो कोई भी इंसान इसको मन से थोड़ी बनाएगा। कोई भी इंसान स्पेसिफिक डिटेल्स कभी भी बैठ के एकदम सटीक तरीके से खुद से नहीं बनाता है, समझें इस बात को। वो भी तब जब एकदम हिस्ट्री की बात आ जाए।
उसके बाद देखो, अर्थशास्त्र states that a man could be a slave either by birth, voluntarily selling himself by being captured in the war as a result of, or as a result of judicial punishment. ठीक है, slavery was a recognized institution. ठीक है, slavery was a recognized institution and the legal relationship between master and slave was clearly defined. If a female slave bore her master a son, not only was she legally free, but the child was entitled to the legal status of the master's son. Slavery in Arthashastra gives a detailed account, institution, separate chapter, Das Kalpa. Das Kalpa एक पूरा चैप्टर है अर्थशास्त्र के अंदर which suggests that slavery एक necessary element था society में. However, certain rights were enabled them to achieve emancipation. क्या बोलता है स्लेवरी में? 9 टाइप्स ऑफ स्लेव्स होते हैं, ऐसा अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है. ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी मेंशन है, स्लेव्स रिसीव्ड इन गिफ्ट आर आल्सो मेंशन्ड एज लबदा. ठीक है, स्लेव्स वर ट्रीटेड एज शैटल्स एंड दे कुड बी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर टू सन. A person enslaved because of judicial punishment has been mentioned as dand praneet. The kind of slavery was of fixed period, as dand praneet could be freed after serving the sentence. Quaternion also describes that slaves who enslaved themselves voluntarily by selling themselves, they could attain freedom after some time, and their children could be even free during the term of slavery. Mortgage slavery are described as ahitaka. Do you understand? पहला स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि जुडिशियल पनिशमेंट बस कुछ टाइम पीरियड के लिए था. A person could be a slave as a result of judicial punishment, but only for some period of time. ठीक है, बट जितना मुझे याद है ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने इनकरेक्ट माना था. यहाँ पे इन्होंने लिखा है, तो मुझे लगता है इस स्टेटमेंट को दोबारा से चेक करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि इन्होंने आंसर में लिखा है बी, जिसका मतलब है 2 और 3, और पहला स्टेटमेंट ये लोग करेक्ट भी बोल रहे हैं, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी. और यूपीएससी ने भी इस स्टेटमेंट को गलत ही माना था. ठीक है, आगे चलते हैं. गुप्ता का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. गुप्ता टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 4. विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर विष्टि इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज करेक्ट? विष्टि क्या था? इट वाज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ टैक्स पेड बाय पीपल. ठीक है, फोर्स लेबर था, विष्टि का मतलब है फोर्स लेबर, और ये एक किस्म का फोर्स लेबर था. टैक्स था, फोर्स टैक्स था. मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस रेफर टू विष्टि कमिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड काठियावाड़. ठीक है, विष्टि कब इम्प्लीमेंट हुआ करता था? 300 to 600 BC में. ठीक है, इट वाज एन अनपेड लेबर. उपेंद्र सिंह में ये फैक्ट मेंशन है. दूसरा, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनास्टी इन एंशिएंट, घंटासाला, कदूरा एंड चौल, जब भी ऐसी प्लेसेस आए या कोई भी चीज़ आए तो दो चीज़ें याद रखनी है: एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू. These are the two things which are the most probable answers: administration, revenue, economy. रेवेन्यू और इकोनॉमी दोनों एक ही है. ठीक है, ट्रेड. ठीक है, ये चीज़ें अगर आती है कहीं पे भी ऑप्शंस में, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द करेक्ट आंसर. जहां ऑप्शंस में ये तीन चीज़ें आ गई वही करेक्ट आंसर है. जहां ऑप्शंस में पिलग्रिमेज आएगा, जहां ऑप्शंस में रिलीजियस प्लेस आएगा, जहां ऑप्शंस में रिचुअल्स आएंगे, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली गलत आंसर है. ठीक है, तो पिलग्रिमेज को खत्म करना है. प्लेस ऑफ एक्सक्विजिट स्टोन आर्ट एंड आर्किटेक्चर कौन सी? घंटाशाला, कदूरा, चौल. आर्ट एंड आर्किटेक्चर इसको ऐसे ही रखना है. कैपिटल्स ऑफ पावरफुल किंगडम्स वो नहीं पूछता है. पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, मैंने बोला ट्रेड आएगा, इकोनॉमी आएगा, रेवेन्यू आएगा. आंसर यही है, आंसर ए है. चलो, बाकी इनने बोला है कि ये न्यूज़ में था घंटासाला, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पे बुद्धा का स्तूपा जो है वो इनॉग्रेट हुआ था, अनवील हुआ था. साइक्लोन निसर्गा, सेंट्रल टीम सेट टू सर्वे लॉस इन चौल, देवीनगर एंड काशिद इन रायगढ़. यहाँ पे कुछ साइक्लोन भी आया था, साइक्लोन निसर्गा, बट इतना ज़्यादा आप लोकेट नहीं कर पाओगे इस चीज़ को कि एंशंट में इससे क्वेश्चन आ सकता है. एंशंट में यहाँ पे क्या था,
ये तो खैर कुछ अलग बातें हैं, ये नहीं हो पाता है। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, यूजुअली जो ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें थी वही पूछी जाती है, रेवेन्यू से रिलेटेड। चलो, इंडियन एग्जाम्पल्स ऑफ एंशियंट सबमर्ज्ड पोर्ट टाउन्स। हाँ, घंटासाला भी एक ऐसा ही टाउन है जो सबमर्ज्ड है। और इसके साथ साथ हरप्पन पोर्ट लाइक लोथल, लाखबवाल, कुंदरखेड़ा, कुंतासी, मेघम, प्रबासा, तोड़ियो, आमरा, ये कुछ ऐसे लेट हरप्पन पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो हरप्पन टाइम्स में थे, पोर्ट्स इन हरप्पन टाइम्स। और ये हम जब यहाँ पे देखते हैं तो बहरीन, पर्शियन गल्फ, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, यहाँ से कुछ एक्सकेवेशंस मिलती है जो हमें इनके बारे में कभी कभी एविडेंस के रूप में मिल सकती है, बट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पर से। मैं नहीं बोलूंगा कि इसको याद रखना है, इन सारे कोड्स को याद रखना है, इन सारे नाम को याद रखना है, कभी नहीं। ठीक है, तो यू कैन स्किप इट, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मैरीटाइम ट्रेडिशन कंटिन्यूड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा आल्सो मोर। ठीक है, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इजिप्ट, रोम, ग्रीक, अरब, चाइना, नहीं, ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ों की। ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स बताते हैं, ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स बताते हैं। हाँ, ये पोर्ट्स थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेरीगाया, सुपारा, सेलिनिया, सेमिलिया, मैंडागोर, प्लापेटमी, मलिजिगारा, औरंगोबास, बाइजेंटीन, नोआरा, टिंडिस, मोजिरिस, नेलसेंडा were the ports on east coast। ईस्ट कोस्ट पे जो पोर्ट्स थे वो थे ताम्रलिप्ति, चरित्रपुर, पलूरा, दंतापुर, कलिंगपट्टनम, पिथुंडा, सुपातमा, घंटासाला, पुडुका, पुहार, कोरकाई, कमारा, merchants throwing seaport towns like Mamallapuram, Pohar and Kurkai, और बिजी कस्टम ऑफिशियल्स। ठीक है, अब इसमें से याद कौन कौन सा रखना है? जो जो आपसे हो पाता है वो याद रखो, जो नहीं हो पाता है उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना डिटेल में यूपीएससी नहीं पूछने वाला है कभी भी। ठीक है, अभी तक जो जो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है वो मैं बता देता हूँ, जो आपको याद रखने चाहिए और जो याद होने भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पोर्ट्स कुछ कॉमन है, जैसे पहला है बैरीगाया, ठीक है, दूसरा है सोपारा, तीसरा है मैंडागोर, चौथा है बाइजेंटीन। ये सब वेस्टर्न कोस्ट पे है। मुजिरिस एंड नेलिसेंडा, याद हो गया। ईस्टर्न कोस्ट पे ताम्रालिप्ति, चरित्रपुर, पलूरू, उसके बाद सुपातमा, घंटासाला, पुहूर, कोरकाई एंड कमारा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं इवन मैंने भी इनको पढ़ा है, चाहे उपेंद्र सिंह पे लिखा हुआ था या फिर इसके साथ साथ कहीं कहीं पे मैंने कभी इसको विकिपीडिया पे पढ़ा है इन कोट्स को। और शायद इनमें से कुछ है जो एनसीईआरटीज में भी पढ़े हैं, तो सुने सुने से कोट्स हैं, कहीं ना कहीं सोर्स से पढ़ा है, तो इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख सकते हो। रोमन एम्पायर रीच्ड इंडिया थ्रू द पोर्ट्स ऑफ कल्याण, चौल, बरोच, कैम्बे। ये पोर्ट्स याद रखने हैं, वेस्टर्न पोर्ट्स पे थे, वेस्टर्न घाट पे थे। ये वेस्टर्न साइड में है, वेस्टर्न कोस्ट पे। ताम्रलिप्ति पोर्ट इंपॉर्टेंट बंगाल ईस्टर्न कोस्ट पे। ट्रेड होता था ताम्रलिप्ति से, कहाँ पे? चाइना जाता था, जावा जाता था, श्रीलंका, सुमात्रा, इन जगहों पे जाता था, तो ये वाले पोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे। ठीक है, ताम्रलिप्ता अगर आप देखें तो यहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद बोरोगच्छा, और बाकी सब तो छोड़ ही दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म कुल्यवापा और द्रोणावापा इंक्लूड व्हाट? मैंने वही बोला था, रेवेन्यू होगा, ट्रेड होगा, इकोनॉमी होगी, मेजरमेंट ऑफ लैंड, ऑलवेज दिस इज द आंसर। मैंने बोला था रिचुअल्स, नहीं होगा आंसर कभी भी। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन लैंड, ठीक है, हो सकता है। कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मॉनेटरी वैल्यू, ये भी हो सकता था आंसर। ठीक है, ये दोनों आंसर हो सकते थे, ये दोनों ही रेवेन्यू से रिलेटेड है, बट जो सबसे बड़ा होगा दैट इज मेजरमेंट ऑफ लैंड। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के साथ मैच करती है। कॉइन्स के बारे में हो सकता है पूछा जाए, बट मैं फिर वही बोलूंगा, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी से ही क्वेश्चन आएगा। गुप्ता इकोनॉमी, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, सोसाइटी। और गुप्ता इकोनॉमी में यह याद रखना है कि टैक्सेशन किस टाइप का था। लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड आर मेंशन्ड इन इंस्क्रिप्शंस, टाइप्स ऑफ लैंड कौन कौन सा था?
क्षेत्र खिला, इट वॉज अनकल्टिवेबल लैंड। अप्रहाता जंगल को बोलते थे। गोपाता सरा was pasture land, Vasti was habitable land. Different land measures were known in different regions, such as Nivartana, Kulyavapa, Dronavapa. In the inscriptions of Bengal, terms like Kulyavapa, Dronavapa are used, hence statement A is correct. It is not possible to classify the regions precisely according to the crops grown. Major classification यहाँ पे होती थी, cereals like barley, wheat, paddy, ये यहाँ पे उगाए जाते थे। Different varieties of pulses, grams, vegetables were also, and cotton and sugarcane भी यहाँ पे उगाया जाता था। अगर आप देखें तो लैंड मेजरमेंट के लिए कुछ टर्म्स यूज होती थी और ये टर्म्स याद होनी चाहिए। 300 से लेके 600 सीई तक ये यूज होती थी। पहला था अंगुला, हस्ता, अधवापा, द्रोणवापा, कुल्यवापा, पटाका। ठीक है, लैंड मेजरमेंट, लैंड मेजरमेंट याद हो गया। लैंड मेजरमेंट एंड एक और चीज, लैंड मेजर्स, निवर्तना, कुल्यवापा, द्रोणवापा। ठीक है, तीन चीजें याद होगी, तीन टर्म्स ऊपर 6 टर्म्स नीचे, बस ये याद रखना है। पटाका, कुल्यवापा, द्रोणवापा, अधवापा, हस्त, अंगुला। ठीक है, बस ये याद रखनी है टर्म्स जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड थी। उसके बाद टाइप्स ऑफ लैंड, टाइप्स ऑफ लैंड, क्षेत्र खिला, अप्रहाता, गोपाता सरा और वस्ती, बस। ठीक है, 4 टाइप्स यहाँ पे हो गए और 6 यहाँ पे हो गए। 6 में से भी 4 ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, from the decline of Guptas until the rise of Harshvardhana in the early 17th century, which of the following kingdoms were holding power in northern India? ये वही है जो मैंने अभी बोला था ऊपर कि अगर आपको ये क्रोनोलॉजी याद रहेगी तो आपको याद रहेगा। आंसर इज 1 3 4 6, 1 3 4 6। ठीक है, गुप्ताज ऑफ मगध, पुष्यभूतिज ऑफ थानेसर, मोखारीज ऑफ कन्नौज, मैत्रिकाज ऑफ वल्लभी। ठीक है, देखो एलिमिनेशन अगर देखें तो परमार जो कि मालवा 10th सेंचुरी में थे, यादवास जो कि देवगिरी में थे 12 से लेकर 13 सेंचुरी तक। अलाउद्दीन खिलजीज कॉन्क्वेस्ट शुड बी यूज्ड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस लाइक 5th, 2nd, यादवास एंड परमार, हेंस वी कैन एलिमिनेट ए सी एंड डी। क्यों करना है ऐसा और ये चीज क्यों हो रही है यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो कॉन्क्वेस्ट था उसमें अगर आप देखें, अलाउद्दीन खिलजी के कॉन्क्वेस्ट में उसका लड़ाई चल रहा था यादवास के साथ, यादवास ऑफ देवगिरी के साथ। ठीक है, और परमार्स ऑफ मालवास के साथ। तो इसीलिए अलाउद्दीन खुद था कहाँ पे, हाँ, वो बहुत पहले था। ठीक है, मतलब वो इनके बाद आया, तो खिलजी डायनास्टी बाद की है, उससे पहले ये चीजें हो रही है। तो खिलजीज तो अलग थे। और यहाँ पे अगर आप देखें 7th सेंचुरी से लेके अर्ली 7th सेंचुरी, गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ अर्ली 7th सेंचुरी, अर्ली 7th सेंचुरी मतलब 600 से अगर आप देखें 625 तक, अर्ली 7th सेंचुरी। ठीक है, 625 से पहले पहले। खिलजीज तो बाद की बात है, और खिलजीज के साथ साथ तो फिर वो भी आ गया, परमार, मालवास और यादवास। ठीक है, सो देयरफॉर 6th सेंचुरी में हुनास जो थे, हुन्स जो चाइना से आए थे, दे ऑक्यूपाइड मालवा, गुजरात, पंजाब एंड गंधारा। As the Hun invasion weakened the Gupta hold in the country, independent rulers emerged all over the north, like Yashodavarman of Malwa, Mokharis of Uttar Pradesh, Maitrikas of Saurashtra and others in Bengal. समझना यहाँ पे ये है कि अगर आप 6th सेंचुरी की बात करते हैं, अगर आप 6th सेंचुरी की बात करते हैं तो 6th सेंचुरी में यहाँ पे कौन कौन था। 6th सेंचुरी में इन्वेजन होता है हुनास का। हुनास सबसे पहले आते हैं मालवा, गुजरात और पंजाब वाले रीजन में, गंधार वाले रीजन में, गंधारा वाले रीजन में, तो मतलब ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आते हैं इस साइड से। ठीक है, इनका इन्वेजन होता है, इनकी वजह से गुप्ताज वीक होते हैं, वीक हो जाते हैं 6th सेंचुरी में। तो मतलब 500 आते आते गुप्ताज वीक हो गए। गुप्ताज जब वीक हो गए तो इस टाइम पे इंडिपेंडेंट रूलर्स इमर्ज होते हैं। इंडिपेंडेंट रूलर्स में सबसे अच्छे रूलर्स जो पॉपुलर भी हो गए बाद में, उसमें यशोधर्मन था मालवा का, मोखारीज थे उत्तर प्रदेश के, और मैत्रिकाज थे सौराष्ट्र के, और बाकी सब बंगाल में। गुप्ता एम्पायर की बात करें तो दिस वाज केम टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू मगध ओनली। तो गुप्ता जो है वो वापस समेटते समेटते मगध पहुंच गए। ठीक है, खत्म हो गई यहाँ तक कहानी। अब अगर ये चीज हो गई, गुप्तास मगध में पहुंच गए, मतलब अब वो, हाँ
ठीक है, अब वो इस एरिया में वापस आ गए हैं। सो देयरफॉर नॉर्थ इंडिया स्प्लिंटर्ड इनटू सेवरल वॉरियर किंगडम्स। और नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से आ गए अब? हुनास मॉडर्न पंजाब, राजस्थान और मालवा के रीजन में उभर गए, और यहीं पे जन्म होता है मैत्रियाज का, जिन्होंने सौराष्ट्र गुजरात में पावर बनाया। उनकी कैपिटल थी वल्लभी। आगरा और अवध की बात करें तो यहाँ पे मोखारीज थे। सो देयरफॉर मैत्रियाज गुजरात में थे, मोखारीज कहाँ पे थे? आगरा प्लस ऊद में। वकाटकास हैड रिकवर्ड देयर पोजीशन ऑफ एस्केंडेंसी इन द वेस्टर्न डेक्कन। ठीक है, वेस्टर्न साइड डेक्कन में वकाटकास। उसके बाद डिस्पाइट पॉलिटिकल राइवलरी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज स्टेट्स, थानेसर लाइंग नॉर्थ ऑफ दिल्ली, थानेसर यहाँ पे, थानेसर लाइंग नॉर्थ ऑफ दिल्ली between Satluj and Yamuna was formed into an independent state by Pushyabhuti dynasty। ठीक है, यहाँ पे पुष्यभूति, कौन था इनका पुष्यभूति? इसका हर्षवर्धन। ठीक है, बाय द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी टू पावरफुल राजपूत किंगडम्स गोरचर प्रतिहार और राष्ट्रकूतास लॉस्ट देयर पावर। तोमर्स दिल्ली में थे, चौहान राजपूत राजस्थान में थे, सोलंकी गुजरात में थे, परमार मालवा रीजन में थे, गहाड़वालास कन्नौज में थे, चांडेलास बुंदेलखंड में थे। हैड बिकम इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनास्टीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। एनसीईआरटी पे इसका मैप दिया हुआ है, बहुत ही बड़ा मैप और अच्छा मैप। At the beginning of the 14th century, when the Delhi Sultanate was preparing to extend southwards, Deccan and South India were divided into four kingdoms। नीचे जब जा रहे थे तो साउथवर्ड्स, जब दिल्ली सल्तनत नीचे जा रही थी 14th सेंचुरी में, तो उस टाइम पे यादवास देवगिरी में थे, होयसलास द्वारा समुद्र में थे, ककतियास वारंगल में थे, और पांड्यास मदुरई में थे। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यादवास, होयसलास, पांड्यास और ककतियास, ये बहुत बाद की बात है। कब की बात है? 14th सेंचुरी की बात है। बट अगर आप देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे अर्ली 17 अर्ली 7th सेंचुरी, अर्ली 7th सेंचुरी, तो इस हिसाब से यादवास तो चले गए। परमार्स अगर आप देखिए मालवा के, तो वो भी बहुत बाद की बात है। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए आंसर होगा बी। ये देखो, परमार्स ऑफ मालवा बाय द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी। 10th सेंचुरी में मालवास एस्टैब्लिश करते हैं अपना दिल्ली में। ये मैप आपको तुरंत ही मिल जाएगा अगर आप 590 एडी का मैप आप सर्च करोगे या 600 एडी का मैप सर्च करोगे, यही मैप आपको हर जगह मिल जाएगा। इन्होंने भी ऑनलाइन ही डाउनलोड किया हुआ है। इसमें एक और चीज याद रखनी है कि मैत्रिकास जो हमने अभी पढ़ा गुजरात वाले रीजन में है, चालुक्यास यहाँ पे होंगे पहले और बदामी, उसके बाद चालुक्यास एक्सटेंड करेंगे और वेंगी में चले जाएंगे। ठीक है, तो दो जगह पे चालुक्यास रूल करेंगे, चालुक्यास ऑफ बदामी, चालुक्यास ऑफ वेंगी। उसके साथ साथ एक और चीज याद रखनी है, पुष्यभूति, मोखारीज और लेट गुप्ताज, क्योंकि गुप्ताज अब समेट के आगे वापस, यहाँ से भी आगे वापस, यहाँ से भी भाग गए, और अब बच गए ये लोग कहाँ पे? बस मगध में। ठीक है, खत्म। अब इस टाइम पे कालाचूरीज थे जो कि एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और इस टाइम पे 600, हाँ 625, या हम बोले 550 से लेके 620 तक, इस टाइम पे अगर आप देखें तो नीचे कौन थे? पल्लवास, चेरास और पांड्यास। पल्लव, चेरा, पांड्या, नॉट चोलास, ये याद रखना है। ठीक, चलो आगे। प्लेसेस, जो एंशंट इंडिया से प्लेसेस पूछी गई है। बुर्ज़होम एक नियोलिथिक साइट है, कश्मीर में है, और गुपक्राल में है ये, बुर्ज़होम एंड गुपक्राल। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट मिला है या नहीं? घनेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या नहीं? तो 2 एंड 3 इज करेक्ट। बुर्ज़होम रॉक कट श्राइन्स नहीं है, बुर्ज़होम पिट ड्वेलिंग्स है यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ पे है? बुर्ज़होम इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटीज, और यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स है। इसको इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, ये एक नियोलिथिक साइट है। स्टोन एज इज द पीरियड प्री हिस्टोरिक इंडिया में, और अगर आप देखें तो ये चीज़ हमने इससे पहले भी पढ़ ली, दैट लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक, ये पता होना चाहिए ये तीन चीज़ें कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद मीजो, इट इज द मिडिल स्टोन एज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट होती है ये 10,000 BC के बाद। और नियोलिथिक पीरियड
इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, समझ में आ गई बात। पेलियोलिथिक इज ओल्ड स्टोन एज, अंडरस्टूड, ये भी याद होना चाहिए। चलो, द एंड डेट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड इज नॉट क्लियरली एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि इसमें से मैं ये बताऊंगा कि किसी भी ना अपर लोअर मिडल मीजो नियो, इनका एंड और स्टार्ट नहीं होता है, ये सब एक दूसरे में मर्ज है। बस हमें ये पता चलता है कि अच्छा इस टाइम से हमें ये वाले स्टोन टूल्स मिले थे। ठीक है, डेट्स याद रखनी है, 5 लाख से 10,000, 10,000 से 4,000, 7 से लेके 2,000, 5 लाख से 10 लाख, 10,000, 10 लाख, 10,000 से 4,000, और 7,000 से 2,000 BC। बस इतना याद रखना है। नियोलिथिक साइट्स जो हमें इंडिया में मिली, नियोलिथिक साइट्स में हमें सबसे पहले कश्मीर में, नॉर्थ वेस्ट में हमें साइट्स मिली, सदर्न कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मेघालय में मिली है साइट्स। और अगर आप इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स की बात करें तो सबसे पहली है मेहरगढ़। मेहरगढ़ लोकेटेड है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद है बुरज़ोहम, बुरज़ोहम कश्मीर में लोकेटेड है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लोग जो है नीचे गड्ढा खोद के, पिट खोद के वहां पे रहते थे। गुफराल कश्मीर, चिरांद बिहार, और पुतूर आंध्र प्रदेश। बुरज़ोहम और गुफराल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमें डॉग मिला था। ये जो लोग यहाँ पे सो रहे थे, ये जो लोग यहाँ पे हमें जिनके बोन्स मिले हैं यहाँ पे, उसके साथ साथ हमें एक डॉग के भी बोन्स मिले हैं। पिट ड्वेलिंग्स एंड नियोलिथिक टूल इंडस्ट्री यहाँ पे थी। द पीपल लिव्ड ऑन अ लेक साइड इन द पिट्स। झेलम, वो जो लेक यहाँ पे थी, वो लेक अभी भी कश्मीर लेक्स के लिए फेमस है। क्यों? क्योंकि कश्मीर सबसे पहले एक लेक ही था, पूरा पूरा वैली एक लेक था, सतीसर इसका नाम था। और उसके बाद कश्यप, भगवान कश्यप आ गए और उन्होंने उस लेक को तोड़ा और पानी पूरा ड्रेन हो गया। चलो, Burzum had a well-developed bone tool industry, artifacts such as points, ये याद रखना है, harpoons, needles, etc. were found over here. ये लोग टूल्स और वेपन्स यूज करते थे, और टूल और वेपन ये दोनों स्टोन और बोन के बनाते थे। इनको मेटल नहीं मिला था अभी तक, ये बात याद रखनी है। और उसके साथ साथ जो आपको बुरज़ोम में मिला है, इल फायर्ड हैंडमेड कोर्स पॉटरी इन ग्रे, ब्राउन, रेड, बफ कलर्स। मतलब क्या है इस चीज का, इन्होंने पॉटरी बनाई थी और उस पॉटरी में से इनको कुछ ऐसा पार्ट मिला जो, मतलब हमें मिला कि वो पकाया हुआ था, जो आई वुड से कोर्स पॉटरी और फायर्ड पॉटरी थी। थोड़ा सा वो जल, मतलब पकाया हुआ था आग में, और थोड़ा सा नहीं। ठीक है, सो पहला पेयर तो गलत हो गया। दूसरा पेयर चंद्रकेतुगढ़ है। चंद्रकेतुगढ़ गंगा डेल्टा में है, वेस्ट बंगाल में है। और ये अर्ली हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें देता है और ये बताता है कि चंद्रकेतुगढ़ जो है, इट वाज कनेक्टेड टू गंगा बाय विद्याधर रिवर। चंद्रकेतुगढ़ से विद्याधर रिवर गंगा मैया को कनेक्ट करता था, and must have been an important center of trade. Again, trade or political center. Various kinds of artifacts have been found at the site. जैसे चंद्रकेतुगढ़ एक मेजर सेंटर था टेराकोटा क्राफ्ट का। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटास यहाँ पे मिले हैं हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद न्यूलिथिक पीरियड की बात करें तो इसके बाद चालकोलिथिक पीरियड आता है। चालकोलिथिक पीरियड में मेटल पहली बार यूज होता है। कौन सा मेटल यूज होता है? कॉपर यूज होता है। फर्स्ट मेटल एवर यूज्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर, इसीलिए इसको कॉपर और स्टोन एज साथ में बोलते हैं। टेक्नोलॉजी कॉपर एज की अच्छी हो गई और इन्होंने प्री हरप्पन फेज, चालकोलिथिक stage is applied to pre-Harappan phase. However, in the period, Chalcolithic culture followed the Bronze Age Harappa culture. Chalcolithic people mostly use stone and copper objects. लो ग्रेड ब्रोंज था इनके पास, एंड इवन अगर इनके पास आयरन भी था तो वो भी कौन सा था? लो ग्रेड आयरन। Most important non-Harappan Chalcolithic culture lays mainly in Western India and Deccan. These include कौन कौन सा कल्चर है यहाँ पे? बानस, कयाथा, मालवा, जॉर्वे, ये चीज याद रखनी है। With Kayatha in Chambal as its chief site in Madhya Pradesh, with Nawada Toli in western Madhya Pradesh as an important site, and Inamgaon Chandoli near Pune in Maharashtra as its chief center. ये चीज याद रखनी है। ये नॉन हरप्पन चालकोलिथिक कल्चर्स है। मतलब क्या है इस चीज का? इसमें से जॉर्वे कल्चर यूपीएससी ने पूछ लिया बाद में। अब समझना ये है कि ये चीज क्यों पूछी गई है, क्योंकि ये वो कल्चर्स हैं जो हरप्पन टाइम में, हरप्पा के साथ कॉन्टेम्परेरी टाइम में चल रहा था। और फिर आप यहाँ पे देखोगे कि बानस जो कि 2600 से 1900 तक था, ये साउथ ईस्ट राजस्थान में था। बट यहाँ पे थोड़ा सा बानस गया था, मालवा रूरल, यहाँ पे रूरल वो टच था, यहाँ पे वो अर्बन एरिया नहीं था।
गया था जो है वो चंबल में था, मध्य प्रदेश में। मालवा जो है वो नवाड़ा टोली में था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये नॉन हड़प्पन साइट्स थी, बट चालकोलिथिक टाइम की। ये हड़प्पन साइट्स नहीं है, ये सेम टाइम की साइट्स है, और यहाँ पे थोड़ा सा रूरल टच है। जॉर्वे कल्चर भी कहाँ पे पाया गया? इनाम गांव और चांडोली में, महाराष्ट्र में। तो ये चीजें याद रखनी है। घनेश्वर, घनेश्वर एक चालकोलिथिक साइट है जो कि राजस्थान में पाई जाती है। ये भी इसी टाइम पीरियड के साइट है, ठीक है। और ये मचौर हड़प्पन साइट से पहले की साइट है, मचौर हड़प्पन टाइम से पहले की साइट है। यहाँ से कॉपर सप्लाई होता था किधर? हड़प्पा को। गणेश्वर पार्टली लिव्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड लार्जली ऑन हंटिंग। सो यहाँ पे जो है वो प्रिमिटिव कल्चर अभी भी था। ये लोग हंटिंग भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे। समझ में आ गई बात? और ये लोग यहाँ से कॉपर निकाल के हड़प्पन साइट्स में बेचते थे। दे वर अनेबल टू अर्बनाइज, ठीक है। यहाँ पे रूरल कल्चर था, जो मैं अभी तक बोल रहा था। With the microliths and other stone tools, much of the Ganeshwar can be considered as pre-Harappan Chalcolithic culture that contributed to making the mature Harappan culture. So, हड़प्पा बनने से पहले गणेश्वर था, ठीक है, और गणेश्वर रूरल एरिया था। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? चलो, कुछ नियोलिथिक साइट्स का नाम याद रखते हैं। जैसे अभी हमने देखा था ऊपर, ये सारी साइट्स हमने देखी, बट हमने पिकलीहल नहीं देखी, चिरांद हमने देखी, टोकवा और हल्लूर नहीं देखी थी। सो अब सबको देखते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर हमें यहाँ पे मिलता है, और डोमेस्टिकेशन का एविडेंस सबसे पहला यहीं पे मिलता है, मेहरगढ़ में। इवन समझो इस चीज को, मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट है हड़प्पा से बहुत पहले। यहाँ हड़प्पा के बाद, सॉरी, हड़प्पा ही चालकोलिथिक, दिस इज न्यूलिथिक। हड़प्पा के बाद यहाँ पे हमें वेल प्लान्ड सेटलमेंट मिलता है, मड ब्रिक हाउसेस मिलते हैं, पॉटरी, फिगरीन एंड बीड्स मिलती है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये वो वाला टाइम है जब हड़प्पा डिक्लाइन हो गया था। गुपक्राम कश्मीर में है, नियोलिथिक साइट है। रिमेन्स ऑफ मड ब्रिक स्टोन स्ट्रक्चर एंड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे भी मिलता है हमें। ब्रह्मगिरी कर्नाटका में है। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है? कर्नाटका में। यहाँ पे भी आपको माइक्रोलिथ्स मिलते हैं, पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस मिलती है, हंटिंग गैदरिंग, अर्ली एग्रीकल्चर। पिकली हल कहाँ पे है? कर्नाटका में। पिकली हल में हमें क्या मिलता है? कैटल हर्डर्स, जो लोग गाय चराते थे, इन लोगों ने शीप, गोट और कैटल को डोमेस्टिकेट किया था। ऐश माउंट्स भी यहाँ पे मिले, मतलब एक जगह जहाँ पे बहुत कुछ एक जगह पे था, उस पूरे को आग लगा दी और वहां पे बस हमें बचा तो राख बच गई, और उस राख का भी हमें माउंट मिला। मतलब ये लोग कुछ तो ऐसा करते थे जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारी आग जलाते थे, उसी का तो माउंट बचेगा ना, उसी का तो टीला बचेगा। चिरांद, हो सकता है ये फायर अल्टॉर्स हो सकता है ये लोग बहुत मात्रा में एक जगह पे लकड़ी जलाते हो सकता है ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हो। ठीक है, चिरांद कहाँ पे है? बिहार में है। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, सारण डिस्ट्रिक्ट में, सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के गंगा रिवर के तट पे है ये। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, और यहाँ पे हमें मिलती है सर्कुलर हट्स, ऐसे सर्कुलर हट्स यहाँ पे मिलती है। स्मॉल स्केल कल्टीवेशन ऑफ वीट, राइस, पीस मिला हमें। वन ऑफ द पेक्युलर आई वुड से कैरेक्टरिस्टिक वाज कि यहाँ पे हमें बहुत सारे बोन टूल्स मिले हैं। टोकवा, टोकवा एक ऐसी साइट है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ मड ब्रिक मिले हैं, पॉटरी और स्टोन टूल्स, और अर्ली एग्रीकल्चर का यहाँ पे हल्लूर, हल्लूर तो यूपीएससी ने पूछा है। एविडेंस ऑफ अर्ली एग्रीकल्चर, पॉटरी, बीड्स एंड ब्यूरियल साइट्स। चलो, ऑप्शन टू जो यहाँ पे मेंशन था वो टाइम्स ऑफ इंडिया, बेटर इंडिया दोनों ने कवर किया था, चंद्रकेतुगढ़, ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि हम लोग उस टाइम पे पढ़ते नहीं है, बेटर इंडिया को फॉलो नहीं करते हैं, इन टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते ही नहीं है, हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल से टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना है, नहीं। बस इस चीज़ को पढ़ना है कि इसके अराउंड अगर कुछ और क्वेश्चन आता है तो हम कर सकते हैं। नियोलिथिक साइट्स, कौन कौन सी नियोलिथिक साइट है अगर आप देखें तो, बुर्ज़होम, आज की डेट में यहाँ पे श्रीनगर है और गुपक्राल। श्रीनगर के नॉर्थ में बुर्ज़होम है और साउथ में गुपक्राल है। मेहरगढ़ इंडिया से बाहर पाकिस्तान में, चिरांद बिहार में। उसके बाद सरुतारू, और ये क्या लिखा है, मारा कोडाला, पता नहीं है। दाऊजरी हार्डिंग पूछा हुआ है यूपीएससी ने। उसके बाद नागार्जुना कोंडा, मास्की पूछा हुआ है, संगनाकल्लू, उसके बाद ब्रह्मगिरी, और उसके बाद पय्यमपल्ली। ये कुछ साइट्स हैं, और उतनूर कुछ साइट्स हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक, 2023 का क्वेश्चन है, धन्य कातका रीजन कहाँ पे है?
और यहाँ पे एक बुद्धिस्ट सेंटर बना था अंडर द महासांगिकास। धन्यकातका रीजन आंध्र प्रदेश में है। और धन्यकातका रीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखो देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, which one of the following region was Dhanyakataka which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasangikas। ये कहाँ पे लोकेटेड था, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि बुद्धिज्म के जब दो हिस्से हो गए तो उस टाइम पे महासांगिकास नीचे चले गए। वो कहाँ गए, वो कर्नाटका गए, क्योंकि वो तो नीचे चले। ये क्या बोल रहा है, फॉलोइंग रीजन वाज धन्यकातका प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासांगिकास, वेयर इज इट लोकेटेड, कंधार, कलिंग, मगध। आपको बस ये देखना होगा कि ऑड वन आउट अगर आप देखें तो ऑल द थ्री आर इन दिस रीजन ओनली, देयर इज ओनली वन दैट इज धन्यकातका व्हिच इज लोकेटेड डाउन देयर, ठीक है, आंध्र प्रदेश। There are few literary traditions about the presence of Buddhism in Andhra Pradesh pre-Mauryan period, जिसमें अगर आप देखो फेमस बुद्धिस्ट साइट अमरावती और धन्यकातका। बुद्धिस्ट साइट्स यहाँ पे बोला जाता है कि बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ थे एंड बुद्धा ने यहाँ पे प्रीचिंग भी किया है, कहीं कहीं पे अपना सरमन भी दिया है। अमरावती एंड धारणिकोटा बोथ फॉर्म पार्ट ऑफ एंशिएंट धन्यकातका, ठीक है, ये याद रखना है। अमरावती स्कल्पचर, अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, अमरावती स्तूपा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ये सब हम सबको याद है। बस उस टाइम पे अगर ये पता होता कि अमरावती, ठीक है, ये मतलब अगर इतना ही पता होता, याद आ जाता कि अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और अमरावती आंध्र प्रदेश में पड़ता है महासांगिकास। और अगर आप देखें बुद्धिज्म साउथ में, तो साउथ में एक ही साइट है हमारे पास, एक ही स्कूल है हमारे पास जहाँ पे बुद्धिज्म फ्लरिश हुआ था, वो था आंध्र प्रदेश, अमरावती, ठीक है। चलो आगे। इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि विद द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री मेनी सेक्ट्स अपीयर्ड, जैसे थेरावादिन्स। थेरावादिन्स कौन थे, थेराज, थेराज आर दी एल्डर्स, और एल्डर्स कौन होते हैं, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। हैड द सेंट्रल एक्टिविटी इन कौशाम्बी, मथुरा वाज द सेंटर फॉर स्थाविरवादिन्स, न सर्वस्त्रवादिन्स एंड भद्रयानिका सेक्ट फ्लरिश्ड इन नासिक एंड कान्हेरी। ये सेक्ट्स याद रखने हैं, यूपीएससी अब सेक्ट से क्वेश्चन पूछने लग गया है। Origin of the sect of these sects may not have been originally due to differences in the doctrines. In fact, what contributed to the region was that under Satavahanas, Dhanyakataka, Amravati region became the most popular stronghold of Mahayana Buddhism, where the Sthaviravadins were popular in north. So north में रह गए स्थावरवादिन्स, साउथ में चले गए धन्यकातका रीजन में कौन से, महायान, महासांगिकास, ठीक है। समझ में आ गई बात। महासांगिकास साउथ में चले गए, नॉर्थ में स्थावरवादिन्स रह गए, ठीक है। थेरावादिन्स, थेरावादिन्स कहाँ पे थे, कौशाम्बी में। सर्वस्त्रवादिन्स कहाँ पे थे, मथुरा में। भद्रयानिका कहाँ पे था, नासिक और कान्हेरी में। ये सोर्सेज याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पूम्पोहर, मुजिरिद, ये क्या थे, ये पोर्ट सिटीज थी। अगेन पोर्ट्स, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, आगे देखते हैं। कोरकोई, पूम्पोहर, मुजिरिस वेर वेल नोन पोर्ट्स। संगम लिटरेचर में तीनों मेंशन्ड है, प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट्स इन दी अर्बन सेंटर्स। संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है किसके बारे में, कावेरी पट्टनम के बारे में, ऑल्सो नोन एज पूम्पोहर। पूहर was premier चोला पोर्ट, चोलास का पोर्ट था पूहर, पूम्पुहर, कावेरीपट्टनम। In the early historical times, classical accounts refer to the Khaberis or Kamara. कोरकाई was पांड्या पोर्ट। कोरकाई किनका था, पांड्यास का। मुजिरिस एंड टोंडी was located to चेरास। तो चेरा, चोला, पांड्या, तीनों के ही पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और तीनों के ही पोर्ट्स याद भी होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूहर इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी, मुजिर इज आल्सो मेंशन्ड, और बाकी सब भी मतलब अगर आप देखें तो एनसीईआरटी में आराम से मेंशन्ड है। तमिलनाडु बोर्ड में तो क्लियरली लिखा हुआ है कौन किसका पोर्ट था, और साफ पूरा पुराना वाला एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज याद रखनी है, अरिकामेदु, ये भी पोर्ट सिटी है। कावेरीपट्टनम पोर्ट सिटी है। अलंगाकुलम पोर्ट सिटी है। कोरकाई, कन्याकुमारी। मुजिरिस
टोंडी, ये सब प्लेसेस याद रखना बस। ठीक है, इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। एक और चीज याद रखना, मदुरई वैगई रिवर के ऊपर है लोकेटेड, कावेरी रिवर के ऊपर करूर है और ओरायूर है। ठीक है, जो कि चोलास की फेमस सिटीज थी, ये याद रखना है। ठीक है, डन। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 24। अगेन चंद्रकेतुगढ़, याद है ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ऊपर आया था एक बार क्वेश्चन में चंद्रकेतुगढ़, अभी नीचे पर क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा हुआ, चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? उड़ीसा में। और चंद्रकेतुगढ़ क्या है? ट्रेडिंग पोर्ट टाउन। इनाम गांव महाराष्ट्र में है और ये चालकोलिथिक साइट है। करेक्ट। मंगाड़ू कर्नाटका में है, ये केरला में है और ये मेगालिथिक साइट है। साहिलुंदम आंध्र प्रदेश में है और ये रॉक कट केव श्राइन है। ठीक, चलो अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ लोकेटेड है? गैंगेस डेल्टा में। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? गंगा के डेल्टा में। इट इज एक्चुअली consists of cluster of villages in the 24 Parganas district of West Bengal. About 35 kilometers northeast of Kolkata, hence the row 1 is not correct. क्यों? क्योंकि चंद्रकेतुगढ़ अभी मैंने बोला था ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। चंद्रकेतुगढ़ न्यूज में भी था। ठीक, इनाम गांव कहाँ पे है? इनाम गांव इज चालकोलिथिक सेटलमेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, चालकोलिथिक सेटलमेंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र, अभी बोला था, करेक्ट है। कौन से रिवर के ऊपर है? भीमा रिवर के ऊपर। इनहेबिटेड ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड। डन, यहाँ तक स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, दूसरा रो करेक्ट है। मंगाड़ू कहाँ पे है? केरला में। न्यूली डिस्कवर्ड प्रीहिस्टोरिक साइट वेयर द मेगालिथ्स वेर फाउंड इन लार्ज नंबर्स, यहाँ पे मेगालिथ्स है। रिसेंटली डिस्कवर हुई थी तो इसका मतलब न्यूज में थी, न्यूज में थी तो इसका मतलब क्वेश्चन वहीं से बना है। मंगाड़ू में मेगालिथ्स थे, मेगालिथ्स मतलब लार्ज स्टोन्स, इनमें मेनहिर्स हुआ करते थे। ठीक है, हीरो स्टोन्स हुआ करते थे, उसके साथ साथ सर्कुलर स्टोन्स, कुछ अल्टास, बहुत सारे टाइप के ब्यूरियल्स थे। ये पॉट ब्यूरियल हुआ करता था, सो दीज आर ब्यूरियल्स। ठीक है, चलो साहिलुंदम क्या है? मेगालिथिक कल्चर मतलब ब्यूरियल्स कल्चर। साहिलुंदम आंध्र प्रदेश में। इंडिया इज नोन फॉर इट्स श्राइन्स। आंध्र प्रदेश में एक जगह है साहिलुंदम जहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर फेमस श्राइन्स है, जो किस एरा के हैं? बुद्धिस्ट एरा के। ठीक है, अब इनको डिस्कवर किया था रामामूर्ति ने। उसके बाद एक्सकवेशंस हैव कवर्ड 4 स्तूपास। ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे 4 स्तूपा मिले थे और यहाँ पे एक चैत्य भी मिली थी। इवन दी आर्किटेक्चरल ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पे मिले हैं, दे डिपिक्ट कि यहाँ पे 3 स्टेजेस में बुद्धिज्म आया है और तीनों ही बुद्धिज्म के यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। थेरावाद, महायान और वज्रयान, तीनों बुद्धिज्म के यहाँ पे एविडेंसेस मिलते हैं। Buddhism spread to Sumatra and other far eastern countries like Thailand and Cambodia also. There is no rock cut cave shrine here. Hence, statement 4 is not correctly matched. क्योंकि statement 4 हमें बोलता है कि यहाँ पे rock cut shrines हैं। Rock cut shrines साहिलुंदम में नहीं मिले हैं। साहिलुंदम में हमें स्तूपास मिले। ठीक है, याद रखना है ये बात। चलो ओके, चंद्रकेतुगढ़ अभी मैंने बोला, चंद्रकेतुगढ़ और पास्ट 1 में है और इनाम गांव आर एस शर्मा में लिखी हुई है। इनाम गांव तो सबको ही पता है। इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स अगर आप याद रखो तो, वैसे ये याद नहीं रखना है क्योंकि ये मैं बस चंद्रकेतुगढ़ के लिए बनाया था, मतलब बनाया है, तो मुझे नहीं लगता है ये मैप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि आप कुछ एंशियंट सिटीज़ को याद रखना चाहते हो तो मैं ये बताऊंगा कि आप बस इन साइट्स को याद रखो जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन सी है? कन्नौज, उसके बाद मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, ठीक है, उसके बाद राजगीर। ठीक है, ये याद रखना है। चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़, धन्यकातका, उसके बाद अगर आपको याद रखना है कोडोमनाल, पोहर, उसके बाद अगर कुछ याद रखना है तो उज्जैन याद रखना है, और यहाँ पे अगर कुछ याद रखना है तो वाराणसी और कौशाम्बी। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी अगर आप स्किप भी करते हो कोई दिक्कत नहीं है। सोपारा याद रख लेना, यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, हाँ तक्षशिला तो हमें पता ही है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो आगे। अब आता है मेडिवल इंडिया। एंशंट हमारा खत्म हो गया, एंशंट के सारे पीवाई क्यूज डन। 10 साल के पीवाई क्यूज एंशंट के डन।
अब आता है मिडीवल, इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।